Hello friends, good evening all of you. Welcome to Maluka. Welcome to our 6 PM daily answer writing question, जिसमें हम डेली बेसिस पर एक इम्पॉर्टेंट एरियाज़ को फोकस कर रहे हैं. पेपर 1 से लेकर पेपर 4 के बीच में जो भी एक्सपेक्टेड एरियाज़ है फ्रॉम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, उसको हर दिन एक क्वेश्चन के साथ आपके साथ डिस्कस किया जा रहा है और इसके थ्रू आपकी जो आंसर राइटिंग है कहीं ना कहीं बेटर भी होती जाएंगी जब आप इन क्वेश्चंस को खुद अटेम्प्ट भी करोगे. तो 6 PM के आज के डिस्कशन में हम एरिया फोकस करेंगे रिगार्डिंग द रीजनलिज्म, फेडरलिज्म एंड डेमोक्रेसी. तो क्या क्या इफेक्ट्स है रीजनलिज्म के और फेडरलिज्म के ऑन इंडियन डेमोक्रेसी, उस पर्सपेक्टिव से ये क्वेश्चन डिज़ाइन किया गया है. ये जो एरिया है हमारे पेपर 2 को भी एक तरीके से रिफ्लेक्ट करता है. पेपर 2 में इस प्रकार का फेडरलिज्म, रीजनलिज्म और इंडियन डेमोक्रेसी के कंटेक्स्ट से हमें क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली. तो ये जो आइडियोलॉजी है पर्टिकुलरली, ये जो कंसेप्ट है, इसका क्या एक तरीके से इफेक्ट हुआ है हमारी इंडियन डेमोक्रेसी पर और इंडियन डेमोक्रेसी को किस तरीके से इसने शेप भी दिया हुआ है, उसके रिगार्डिंग आज के टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे. तो आज का जो टॉपिक है, इसका जो डिस्कशन हम देखेंगे, सो डिस्कशन इज अवेलेबल इन इंग्लिश, हिंदी एज वेल एज पंजाबी. और ये जो मॉडल आंसर की फाइल है जिसमें क्वेश्चन प्लस उसका मॉडल आंसर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है डेली बेसिस पर, ये अवेलेबल है ऑन द ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ऑफ मलुका. तो वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हो चैनल को और उसके बाद वहाँ से आप इस PDF को भी डाउनलोड कर सकते हो फॉर योर फर्दर रेफरेंसेस. ठीक है. तो आज का जो क्वेश्चन था वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और डिज़ाइन किया गया था कवरिंग दिस पर्टिकुलर आइडियोलॉजीज ऑल्सो एंड कवरिंग दैट पर्टिकुलर कंसेप्ट ऑल्सो, जो हमारे पेपर 2 में कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होता है. सो रीजनलिज्म that strives for federalism is not a hostile to the integration of India, है ना, but rather showcases proactive contestations of democracy. और इसको हमें क्या करना था, एलाबोरेट करना था. यानी क्षेत्रवाद जिसको हम रीजनलिज्म कहते हैं, जो संघवाद के लिए प्रयास करता है, वह भारत के एकीकरण का विरोधी नहीं है. क्लियर पॉइंट, एक तरीके से विरोधी नहीं है बल्कि लोकतंत्र की सक्रिय प्रतिस्पर्धा को प्रदर्शित करता है. और इसमें हमें विस्तार से बताना था. अब ये क्वेश्चन ही हमें बता रहा है कि रीजनलिज्म को दो कंटेक्स्ट से लिया जाता है. एक तो पॉजिटिव रीजनलिज्म होता है और निगेटिव रीजनलिज्म होता है. पॉजिटिव रीजनलिज्म की हम बात करते हैं, इवन रीजनलिज्म की भी हम इन जनरल जब बात करते हैं, तो जैसे हमने कॉन्स्टिट्यूशन से ही इवन ब्रिटिश इरा के दौरान ही हमारे यहाँ पे सेपरेशन ऑफ द पावर का कंसेप्ट आता हुआ नजर आता है और इसी का परिणाम हमें रिफ्लेक्शन हमारे इंडियन डेमोक्रेसी में भी देखने को मिलता है. सो आफ्टर द इंडिपेंडेंस हमने फेडरल स्ट्रक्चर को भी कहीं ना कहीं अपनाए हैं, जहाँ पे हमने सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट दिया है. और सेपरेशन ऑफ पावर की जब हमने बात की तो अकाउंटेबिलिटी, इवन इंडिपेंडेंसी और सॉवरनिटी की भी बात की. यानी जब हम सेंटर और स्टेट में सेपरेशन ऑफ पावर की बात करते हैं तो कुछ हद तक हमारे यहाँ पे यूनिटेरियन नेचर देखने को मिलता है. यानी सेंटर के पास कहीं ना कहीं ज़्यादा पावर्स एक तरीके से आकर्षित होती नज़र आती है, लेकिन तब भी स्टेट्स के पास हमें वो ऑटोनॉमी देखने को मिलती है. तो ये जो फेडरलिज्म का कंसेप्ट है, ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे एक तरीके से तैयार होता गया, जिस तरीके से रीजनलिज्म का कॉन्सेप्ट भी हमें धीरे धीरे इवॉल्व होता नज़र आता है. क्योंकि क्षेत्रवाद या फिर रीजनलिज्म पर्टिकुलरली उस प्रकार की एक तरीके से टेंडेंसी होती है जहाँ पे रीजनल पार्टीज़ या फिर रीजनल लोकल जो आइडियोलॉजी हो कहीं ना कहीं इस बात को एक तरीके से सामने लाते हैं कि हमारे जो रीजनल अप्रोचेस है, हमारे जो रीजनल डिमांड्स है, उसको पूरा किया जाए. अब क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि सेंटर के द्वारा और स्टेट के द्वारा निग्लिजेंस हमें देखने को मिला है, स्पेशली बाय द सेंटर. क्योंकि हम देखते हैं कि सेंटर में अगर कोई एक ही पार्टी, सेंटर और स्टेट में अगर कोई एक पार्टी डोमिनेंट रोल प्ले कर रही है तो रूलिंग पार्टी जनरली उस प्रकार के एरियाज़ पर ज़्यादा फोकस नहीं करते जहाँ पे उनकी सरकार नहीं बनी हुई है. तो इस दौरान क्या होता है कि एक तरीके का नेग्लिजेंस हमें उस पर्टिकुलर एरिया को देखने को मिलता है. और इस प्रकार का नेग्लिजेंस आप सब ऑब्जर्व भी करते हो कि स्पेशली सदर्न रीजन में, हमारे साउथ इंडियन रीजन में, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में इस प्रकार का हमें नेग्लिजेंस सदियों से इवन आफ्टर द इंडिपेंडेंस हमें रिफ्लेक्ट होता हुआ नज़र आता है. तो उस दौरान उस एरिया में इस प्रकार का जो एक सेपरेटिज्म का भाव, रीजनल अप्रोच का भाव कहीं ना कहीं हमें इमर्ज होता हुआ नज़र आता है. और इसलिए जब हम एक तरफ कहते हैं बात रिगार्डिंग द फेडरलिज्म, सेपरेशन ऑफ द पावर, इवन ऑटोनॉमी और सॉवरनिटी की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमें इस प्रकार का रीजनल अप्रोच भी तैयार होता हुआ नजर आता है. और आज देखते हैं हम इंडिया में लगभग 3000 के आसपास पार्टियाज है जो रीजनल पार्टीज़ है. क्लियर पॉइंट.
और इस तरीके के कुछ रीजनल मूवमेंट्स भी उस पर्टिकुलर एरियाज़ में चल रही है जो अपने इथनिक बेसिस पर, अपने लिंग्विस्टिक बेसिस पर, अपने कल्चरल बेसिस पर, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर अपने अपलिफ्टमेंट के बेसिस पर, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बेसिस पर तैयार हुई है। और वो डिमांड कर रही है कि हमारे एरियाज़ पर भी फोकस किया जाए, हमें भी प्रॉपर अलोकेशन ऑफ द फंड्स, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स, पॉलिसीज़ वो भी हमारे रीजन में हो। तो ये जो मूवमेंट्स या फिर रीजनल अप्रोच तैयार हुआ है, ये कहीं ना कहीं फेडरल स्ट्रक्चर का ही एक तरीके का एक हम कह सकते हैं कि एक साथ चलने वाली चीज़ हो सकती है अगर हमने उसको पॉजिटिव लेवल पर लिया तो एक तरीके से ये डेमोक्रेसी के लिए खतरा नहीं है। लेकिन अगर ये निगेटिव पर्सपेक्टिव से अगर लिया गया, सेपरेटिस्ट टेंडेंसी अगर उसमें आ गई, तो वो कहना कि यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। तो इस प्रकार का एक क्वेश्चन आप सभी के लिए डिज़ाइन किया गया था। तो जब आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को डिज़ाइन कर रहे हो या फिर समझ रहे हो, तो आपको यहाँ पे उन अप्रोचेस को पहले समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे 4 अप्रोचेस पर फोकस किया गया था। एक, एक्सप्लेन व्हाट इज रीजनलिज्म एंड फेडरलिज्म, यानी रीजनलिज्म है क्या और फेडरलिज्म है क्या, ये आपको पहले तौर पर इंट्रोडक्शन में बताना था कि व्हाट इज मीन बाय रीजनलिज्म एंड फेडरलिज्म, जिसको ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। सो इन इंट्रोडक्शन यू नीड टू पर्टिकुलरली डिस्कस दिस पर्टिकुलर टर्म, और स्टार्ट में ये एक्सप्लेन करने के बाद देन यू विल डिस्कस अबाउट द हाउ इट डिफर्स फ्रॉम द डेमोक्रेसी, एंड ये रीजनलिज्म और फेडरलिज्म का कंसेप्ट जो है, इसके कौन कौन से फंक्शंस है प्रॉपरली, कौन कौन सी आइडियोलॉजी बेसिकली इसके रिगार्डिंग हमें इमर्ज होती नजर आती है। इवन आप रीजनलिज्म एंड फेडरलिज्म का रोल क्या है पर्टिकुलरली, ये भी उसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को भी 2 से 3 कंपोनेंट इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिख सकते थे। क्लियर है। और बाद में आपको लिखना था कि गिव कॉन्स्टिट्यूशनल एंड प्रेजेंट सिनारियो ऑल्सो, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल सिनारियो क्या इसका और प्रेजेंट सिनारियो क्या, यू कैन ऑल्सो कोट द रिसेंट एग्जाम्पल्स ऑल्सो। क्लियर है पॉइंट। जैसे अभी हमने पार्टी डेमोक्रेसी की बात की, तो रीजनल पार्टीज का इमर्जेंस हमें उस पर्टिकुलर एरियाज में होता हुआ नजर आता है, स्पेशली सदर्न इंडिया एज वेल एज द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। क्लियर है। और कंक्लूड करना था, चौथा पॉइंट जो अप्रोच में आपका आना चाहिए था वो था कि कंक्लूड आपको करना है कि जिस तरीके से क्वेश्चन ही इस प्रकार की डिमांड कर रहा है कि फेडरलिज्म जब हमारे यहाँ पे हमने एक तरीके से अपनाया है, जहाँ पे हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करने की बात करते हैं, तो सेपरेशन ऑफ पावर है, लेकिन अपने आप में एक ऑटोनॉमी भी बहाल करता है उस स्टेट को या फिर रीजनल अथॉरिटीज़ को कि वो अपने भी दम पर कहीं ना कहीं पॉलिसीज़ को बना सकते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। लेकिन साथ साथ में रीजनलिज्म अप्रोच के पॉजिटिव कंटेक्स्ट को भी हमने लेना चाहिए। इवन स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो नीड्स टू रिकॉग्नाइज द डिमांड्स ऑफ द रीजनल पार्टीज, इवन रीजनल मूवमेंट्स ऑल्सो, कि वो क्या डिमांड्स इमर्ज कर रही है, और डिमांड्स अगर वो फुलफिल कर सकती है तो उन डिमांड्स के लिए प्रॉपर पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स, फंड्स, इनका भी अलोकेशन होना ज़रूरी है, और उनकी डिमांड्स को प्रॉपरली इंश्योर करना भी ज़रूरी है। क्योंकि हमें अगर यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को अगर मेंटेन करना है, डेमोक्रेसी को अगर स्ट्रेंथन करना है, हमें डेमोक्रेसी पर्टिकुलरली फॉर बाय द पीपल टू द पीपल के कंसेप्ट को कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करती है। तो अगर हमें वेलफेयर ऑफ द पीपल को अगर हमने अचीव करना है, तो इस प्रकार के फेडरलिज्म या फिर रीजनलिज्म के पॉजिटिव अप्रोच को ध्यान में रखते हुए इंडियन डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन किया जा सकता है फ्रॉम सेंटर एंड द स्टेट ऑल्सो। सो विद दिस अ पॉजिटिव मैसेज विच यू कैन कंक्लूड दिस पर्टिकुलर आंसर। क्लियर है। तो हिंदी में भी यहाँ पे क्षेत्रवाद एवं संघवाद क्या है, इसको हमें समझाना था। उसके बाद फिर उसके भिन्न पहलू क्या है, उस पर अब हमें नज़र डालनी थी। उसके बाद संविधानिक एवं वर्तमान परिदृश्य क्या है, इसके रिसेंट एग्जाम्पल आप दे सकते थे, और कंक्लूड करना था कि ये जो रीजनलिज्म है, प्रादेशिकवाद जिसको हम कहते हैं, या फिर फेडरलिज्म है, संघवाद जो है, ये कहीं ना कहीं हमारे लोकशाही को क्या करता है, एक तरीके से मजबूती भी देता है अगर उसको सकारात्मक रूप से लिया जाए और सकारात्मक रूप से उसके लिए काम भी किया जाए। तो क्लियर है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव मलुकायस के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिस फीस के लिए बच्चों को लगभग 60,000 रुपये ऑनलाइन फीस के लिए पे करने पड़ते थे, वो मलुकायस के द्वारा आप सभी के लिए सिर्फ और सिर्फ 9,000 में जीएस का कॉम्प्रहेंसिव 2024 का कोर्स आप सभी के लिए लॉन्च किया गया है। इसमें एनसीईआरटी, जीएस, टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप, सारी चीज़ें अवेलेबल की गई है। तो अभी यूपीएससी की तैयारी आप सभी के लिए अफोर्डेबल प्राइस में मलुकायस के द्वारा लॉन्च की गई है, और एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव, इसका ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने फ़ायदा लेना चाहिए। आपके स्क्रीन के ऊपर स्कैन कोड दिख रहा है, उसको स्कैन कीजिए फॉर द फर्दर डिटेल्स। इवन यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर कोर्स, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द नंबर गिवन। अब ये जो आपको मॉडल आंसर दिया गया था पर्टिकुलरली, इसमें सबसे पहले उस
इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ में पर्टिकुलरली वही चीज़ एक तरीके से एक्सप्लेन की गई थी जिसको हमने स्टार्ट किया था। उसके बाद फिर इन द 50s वाला कंसेप्ट लिया गया है जहाँ पे हमें कुछ हद तक रीजनल अप्रोच जो है वो डेवलप होता हुआ नजर आता है। क्लियर है पॉइंट? तो उसको यहाँ पे एक तरीके से लोकल पैट्रियोटिज्म, लोकल लॉयल्टी, रीजनल अप्रोच का हमें जो इमर्जेंस होता हुआ नजर आता है वो किस तरीके से डेवलप होता है उसके बारे में क्षेत्रीयता के उदाहरणों के साथ यहाँ पे दिया गया था आपको। उसके बाद इवन इंडियन नेशनल मूवमेंट ऑल्सो इस तरीके से हमें इमर्ज होती नजर आती है। जैसे हम इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात करते हैं तो उस दौरान मास मूवमेंट ज़्यादातर हमें सक्सेसफुल होती नजर आती है, और ये मास मूवमेंट सक्सेसफुल होने का पीछे का कारण ये है कि एक यूनाइटेड इंटीग्रेटेड अप्रोच हमें यहाँ पे देखने को मिला है। और ये एग्जाम्पल कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हमें होता हुआ नजर आता है कि अगर हम एक तरीके से हर बार अगर क्षेत्रीयवाद की अगर हमने बात की तो हम यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा हमें एज अ होल अप्रोच के साथ जाना पड़ेगा, और एज अ होल के लिए अप्रोच के साथ अगर जाना पड़े हमें तो रीजनल जो डिमांड्स है उसको तो रिकग्नाइज करना पड़ेगा ही, और साथ में सेंटर और स्टेट की भी ये जिम्मेदारी है कि उन रीजनल डिमांड्स को भी रिकग्नाइज किया जाए और टाइमली उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी किया जाए। सो ये भी पर्टिकुलरली आप विथ एग्जाम्पल्स यहाँ पे कोट कर सकते हैं। तो ये था पर्टिकुलरली आंसर जो आपको आज आपके साथ डिस्कस करना था। काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग ये आज का टॉपिक था। उसके बारे में ये जो मॉडल आंसर है ये हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी में भी आप सबको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। ये अवेलेबल है तीनों लैंग्वेज में। इसको आप डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ऑफ मलुकाएस, जहाँ से आपको ये फर्दर रेफरेंस के लिए भी आपके साथ रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे विथ अनदर इंटरेस्टिंग एरिया फ्रॉम अवर जीएस पॉइंट ऑफ व्यू, डेली आंसर राइटिंग के साथ। तब तक विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।